हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। टेलीनॉर की एक्विजिशन के बाद पीटीसी की नई वैल्यू क्या होगी, इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइज़र और साजगार इंजीनियरिंग की बोर्ड मीटिंग्स हैं नेक्स्ट वीक, उनके रिजल्ट्स का भी हम रिव्यू करेंगे। पहले मार्केट पर नजर डालें तो इस हफ्ते हमने देखा कि आगाज़ थोड़ा मंदी से हुआ और पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो हमको बहुत तेज़ी नज़र आई थी, लेकिन लास्ट डे जो था फ्राइडे को उसमें हमने कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखना शुरू कर दी थी और मैंने स्पेशली बैंकिंग सेक्टर मेंशन किया था। तो हमने देखा कि जब आगाज़ हुआ तो ऑलमोस्ट 1,70,000 पे इंडेक्स पिछले हफ्ते टच हुआ था, वो दोबारा लेवल नहीं आया, वहीं से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और पहले ही दिन 3,000 पॉइंट्स की एक मौके पे हमको सेलिंग नज़र आई, बल्कि इंडेक्स नज़र आया। इट वाज डाउन 3,000 पॉइंट्स, 1,67,000 भी ब्रेक कर दिया था। वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी हुई और इंडेक्स 167 से ऊपर क्लोज हुआ। बट उसके बाद क्या हुआ एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स, लेट्स फाइंड आउट। सो इस हफ्ते बेयर्स टुक द वीक बिकॉज एवरी डे ऑफ द वीक हमने देखा कि मार्केट रेड में बंद हुई। आगाज़ ही जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव हुआ था और वो थ्रू आउट द वीक हमने देखा सेंटिमेंट बहुत ही बेरिश रहा। बेयर्स वर इन फुल कंट्रोल और एट द एंड ऑफ द वीक इंडेक्स 1,63,089 पे क्लोज हुआ है, लूजिंग 4% और 6,891 पॉइंट्स। तो पिछले हफ्ते जो 6,700 पॉइंट्स गेन हुए थे वो इस हफ्ते हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग ने वो सारे जो है इरेज कर दिए गेन्स। और ऑफ कोर्स एवरी डे हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर होती थी इनिशियली, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर आ जाता था और जब 1,67,000 ब्रेक हुआ जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, तो फिर हमने देखा कि मार्केट में 1,62,400 जो फ्राइडे का दिन था उसमें एक लो बनाया, वहाँ से रिकवर हुई एंड क्लोज एट 1,63,098 पॉइंट्स। इस हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स पर नजर डालते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा हमको पीटीसी की स्टॉक प्राइस में नजर आया, विच वाज अप 27.5%, 37.25 रुपीज़ पे क्लोजिंग हुई है। एलाइड बैंक वाज अप 6.2%, आदमजी इंश्योरेंस 5.7%, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 3.2% और गंदारा इंडस्ट्रीज़ की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 2.7% का इंक्रीज़ हुआ। लूजर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी एसएस ऑयल मिल्स की स्टॉक प्राइस पे हुई, विच वाज डाउन 28.6%, इंटरनेशनल स्टील वाज डाउन 13.3%, तारिक ग्लास 10.1%, पाक इलेक्ट्रॉन 9.3% और सिनर्जी की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 8.8% की कमी हुई। सो इतनी मंदी की वजह क्या थी? व्हाट वाज द बिग स्टोरी? लेट्स फाइंड आउट। इस हफ्ते मंदी की वजह ऑफ कोर्स एक तो प्रॉफिट टेकिंग थी, जैसे मैंने बताया भी कि पिछले फ्राइडे से ही कुछ हमको स्टॉक्स में प्रॉफिट टेक नज़र आना शुरू हो गई थी। वंस अगेन उसमें बैंकिंग सेक्टर था, मीज़ान बैंक मैंने मेंशन भी किया था, लेकिन फिर पिछले वीकेंड पे थोड़ी सी हमने देखा कि एक वर्बल स्पैट नज़र आई बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियल्स। ऑफ कोर्स इंडिया स्टार्टेड इट और फिर दोबारा से फेयर बनना शुरू हो गया कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। और इस हफ्ते भी हमने देखा कि कुछ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ टेररिस्ट के वाक़यात हुए, तो इससे भी सेंटिमेंट थोड़ा डैम्पन हुआ और हमको सेलिंग प्रेशर मार्केट में नज़र आया। अच्छा, इसके अलावा एक और जो रीज़न था पिछले हफ्तों की तेज़ी का, वो लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी स्पेशली म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आ रही थी। पिछले हफ्ते अगर हम नेट बाइंग देखें म्यूचुअल फंड्स की तो अबाउट $45 मिलियन प्लस की थी और इस हफ्ते थर्सडे तक का जो डेटा है वो इस हफ्ते म्यूचुअल फंड्स की सिर्फ नेट बाइंग $4 मिलियन की थी। प्लस इंश्योरेंस वर द बिगेस्ट सेलर्स और पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी हमें काफ़ी सेलिंग नजर आई इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ से और इंडिविजुअल्स वर नेट बायर्स दिस वीक। सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स की तरफ से हमको नज़र आई। तो ये भी था। फिर फेयर्स बढ़ने शुरू हो गए कि जी बदला कुछ स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये भी एक दफ़ा इसने भी थोड़ा सा सेंटिमेंट डैम्पन किया और प्राइसेस फिर नीचे की तरफ आई हैं। अच्छा, इस हफ्ते जो कुछ डेटा रिलीज़ हुआ है उस पर नजर डाल लेते हैं। रेमिटेंसेस के नंबर्स आए हैं। सितंबर 2025 में रेमिटेंसेस वर एट $3.2 बिलियन, विच इज़ अप 1% मंथ ऑन मंथ। और इस तरह से अगर फर्स्ट क्वार्टर के रेमिटेंसेस के नंबर्स देखें तो $9.5 बिलियन के रेमिटेंसेस हैं, विच इज़ अप 8% ईयर ऑन ईयर। तो शहबाज, अच्छी बात यह है कि $3 बिलियन से ऊपर की रेमिटेंसेस जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो लास्ट 12 मंथ्स का डेटा एनालाइज करें तो रन रेट जो है रेमिटेंस का $3.3 बिलियन है कंपेयर टू $2.8 बिलियन लास्ट ईयर। तो अगर ये नंबर्स कंटिन्यू रहते हैं तो आई थिंक पूरे साल के जो हमारे रेमिटेंस का टारगेट है गवर्नमेंट का $38 to $40 बिलियन, आई थिंक ईजिली अचीव हो जाएगा। राइट, ओके, मूविंग ऑन। ऑटो सेल्स का डेटा वैसे 11th को आता है और एक्सपेक्टेड था कि शायद अगर वीकेंड है तो उसके बाद शायद मंडे को आए, लेकिन फ्राइडे इवनिंग मार्केट बनाने के बाद डेटा रिलीज़ हो गया, तो उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। ऑटो सेल्स अगर 4 व्हीलर्स की बात की जाए तो सितंबर 2025 में 17,174 यूनिट्स की थी, विच इज़ अप 22% मंथ ऑन मंथ, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 67% का इजाफा है।
और इस तरह से अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के ऑटो सेल्स के नंबर्स पे नज़र डालें, अगेन 4 व्हीलर्स की सिर्फ बात हो रही है, तो वो 42,267 यूनिट्स रहीं, विच इज़ अप 53% ईयर ऑन ईयर। अब अगर हम 2 और 3 व्हीलर्स की बात करें तो सितंबर 2025 में 2 और 3 व्हीलर्स की जो यूनिट्स सेल हुए वो 1,53,603 थे, विच इज़ अप 7% मंथ ऑन मंथ, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 21% का इजाफा है। और इसी तरह अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के ऑटो सेल्स के नंबर्स में नजर डालें 2 और 3 व्हीलर्स की, तो वो 431,542 यूनिट्स हैं, विच इज़ अप 35% ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि एटलस होंडा की जो सेल्स हैं इन सितंबर वो रिकॉर्ड हाई पे नज़र आई, 1,35,603 यूनिट्स सेल हुए एटलस होंडा के। तो नंबर्स अच्छे हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो। देखिए, अगर आप देखें लास्ट फ्यू मंथ्स ये नंबर्स काफ़ी इनकरेजिंग आ रहे हैं, नंबर्स आर वेरी रोबस्ट, राइट। मगर अगर आप देखें इसके रीजंस क्या है, ऑफ कोर्स पिकअप इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में, और आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरेस्ट रेट जो 22% से 11% आ गए हैं, तो उसकी वजह से आई थिंक एक्टिविटी ये पिकअप हो रही है। और अगर आप देखें नंबर्स, अगर इसी को आप नंबर्स को एनालाइज करें, तकरीबन पूरे साल तकरीबन 1,70,000 यूनिट बिक सकते हैं, जो तकरीबन पीक अगर हमने देखा था 2016-17 में वो तकरीबन 2.5 लाख यूनिट्स का था। और अभी भी जो आपकी कैपेसिटी है 3.5 लाख की कैपेसिटी है आपकी इंडस्ट्री की, पैसेंजर कार्स की और SUVs मिला के, बट अभी जो इंडस्ट्री है वो एट 50% चल रही कैपेसिटी के। बट नंबर्स काफ़ी इंकरेजिंग, अगर हम देखेंगे नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड भी इसी तरह पिकअप हो सकते हैं। और ओवरऑल बट अगर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बहुत सारे आई थिंक जो व्हीकल्स जो आई थिंक मार्केट हम देख रहे हैं ऑन द रोड वो ऑल्दो लिस्टेड नहीं है पामा, राइट। तो हो सकता है नंबर्स जो हम देख रहे हैं इंकरेजिंग तो है, पर बाकी भी जो ब्रांड्स हैं उसकी भी नज़र आ रही हैं गाड़ियाँ। तो ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल सेंटिमेंट एक अच्छा है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं ओवरऑल गाड़ियाँ पिकअप हो रही हैं ओवरऑल। अच्छा, दूसरा शहबाज, अगर हम इंडिविजुअल कंपनीज़ की बात करें तो एज कार में हमने अच्छी सेल्स देखी हैं, मंथ ऑन मंथ पे अच्छा इजाफा है। आई थिंक उसका मेजर रीज़न हो सकता है इनकी नई वेरिएंट आई थी सिटी एस्पायर के नाम से एस में, तो उसकी वजह से आई थिंक एक पिकअप इन डिमांड है, लोग वेट करते हैं इस चीज़ का। तो अगर आप देखें अक्रॉस था आई थिंक डिफरेंट ब्रांड्स काफ़ी हमने एक अच्छी पिकअप देखी है एक्टिविटीज़ में। मगर अगर आप देखें नंबर्स तो काफ़ी इंकरेजिंग है, मगर अगर आप सिक्वेंशली देखें नंबर्स वो अक्रॉस आई थिंक होंडा, पार्क सुजुकी, इंडस एंड अदर्स वो थोड़े से नीचे हैं। सो जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है, रिजल्ट्स भी सिक्वेंशली थोड़े नीचे आ सकते हैं बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम्स ओवरऑल। साजगार के नंबर्स अच्छे आए थे, प्लस अगर हम देखें तो GHI के नंबर्स अच्छे आए। अगर आप देखें साजगार स्पेशली ये नंबर जिस महीने का बहुत इंकरेजिंग था बिकॉज इनकी न्यू लॉन्च थी PH प्लग इन हाइब्रिड की H6 की, तो इसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स है ओवरऑल। और एक और इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें व्हेन कम्स टू ट्रक्स एंड गंदारा इंडस्ट्रीज, हमने लास्ट टाइम बात भी करी थी कि इसकी जो ट्रक्स हैं सुजुकी अगर ये नंबर 500 रिकॉर्ड करेगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, तो हमने जो लास्ट क्वार्टर देखा है तकरीबन कंपनी ने 40 रुपये की अर्निंग रिकॉर्ड करी है। सो बिकॉज ऑफ नाउ नंबर्स आपके सामने आ गए हैं, तो आई थिंक अब फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग होगी गंदारा इंडस्ट्रीज़ की वो तकरीबन सिमिलर होगी टू लास्ट क्वार्टर। सो ये मोमेंटम एक अच्छी चीज़ है फॉर द ट्रक्स एंड ओवरऑल। और एक दफ़ा फिर गैल ने T9 के नंबर्स जो हैं वो नहीं पामा में नज़र नहीं आए। आई थिंक रूमर्स तो ये थे कि यस दे विल रिपोर्ट, बट जहाँ तक हमने चेक करा है और डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी है तो T9 के जो नंबर्स हैं स्पेशली वो सितंबर एंडिंग क्वार्टर वो काफ़ी इंकरेजिंग रहेंगे। तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि यस जो आपकी अर्निंग्स लास्ट टाइम रिकॉर्ड हाई थी, ये क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा आ सकता है ओवरऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं शंकर तलरेजा जो डायरेक्टर रिसर्च हैं एट टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। शंकर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच शुजा फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। अच्छा शंकर, आज हम आपसे बात करेंगे PTC के बारे में, बिकॉज PTC ने इस हफ्ते बहुत अच्छे गेंस दिखाए और ओवरऑल जो मार्केट ट्रेंड था नेगेटिव उसको उसके अगेंस्ट उसने मूव किया। और अब जैसे हमने बताया भी शुरू में कि इट वाज द बिगेस्ट गेनर दिस वीक। तो ये बताइए कि टेलीनॉर की एक्विजिशन अब कितनी करीब है, और वंस टेलीनॉर एक्वायर कर लेगा PTC तो इसकी नई वैल्यू क्या होगी? देखें, ये ट्रांजैक्शन कोई 2-2.5 साल से भी ज़्यादा पुरानी ट्रांजैक्शन है। जब ये टेलीनॉर का डिसीजन था पाकिस्तान से एग्ज़िट का, तो PTC ने अपना इंटरेस्ट शो किया था, बट इवेंचुअली कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ कंडीशंस थी वो अब जाके एक फाइनलाइज हुई हैं। एक कंडीशनल अप्रूवल दिए, यानी जो अप्रूवल है दैट इज़ सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो वो कंडीशंस भी अगर हम देखें तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं, हमने उनको गो थ्रू किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, जब PTC ने फ़र्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था उस वक्त टेलीनॉर का एबिटा था कोई समवेयर अराउंड 48 बिलियन और ट्रांजैक्शन हो रही थी कोई 108 अरब पे। सो ओवरऑल जो EV टू एबिटा का मल्टीपल था दैट वाज अराउंड 2.1-2.2 टाइम्स।
अब देखिए उनके फेवर में इस तरह से चीज़ गई है कि जो टेलनॉर का एबिटा है नाउ दिस इज़ मोर देन 55 बिलियन लास्ट 12 मंथ्स का अगर मैं बताऊं, टू बी एग्जैक्ट 57 बिलियन रुपीज़। सो द EV टू एबिटा जो मल्टीपल है वैल्यूएशन का, दैट हैज़ अगेन कम इन टू द फेवर ऑफ PTC। कोई 1.8 पे आ गया है। एंड इफ़ यू अगेन लुक एट दी ओवरऑल ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, क्योंकि ये पूरी ट्रांजैक्शन फाइनेंस हो रही है ग्लोबल जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IFC हो गया, CDC हो गया जो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, और उसके साथ सिल्क रोड फंड, ये 3 कंसोर्शियम मेंबर्स हैं जो कि $400 मिलियन प्रोवाइड कर रहे हैं PTC को इस ट्रांजैक्शन के लिए। तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट भी काफ़ी फेवर में है PTC के। तो ओवरऑल देखें जो ग्लोबल टेलको कंपनीज़ हैं, हमने ब्लूमबर्ग से डेटा निकाला था, हमने उसमें रिपोर्ट भी रिलीज़ की थी, कोई 6.7 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और ये ट्रांजैक्शन हो रही है 1.8 to 2 टाइम्स। तो दिस क्लियरली शोज़ के हाउ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट इज़ ऑन द वैल्यूएशन साइड। चलें वो अगर ग्लोबल पीयर्स हैं 6.7 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो फ्रंटियर मार्केट्स जो इमर्जिंग मार्केट्स के डिस्काउंट पे चलती हैं वो कोई 25% है। अगर आप वो 25% का डिस्काउंट भी लगाओ, सो द फेयर मल्टीपल इज़ गोइंग टू बी अराउंड 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स अगर आप कंसोलिडेटेड एबिटा लेते हो PTC का जो इस वक्त ओवर 75 बिलियन है और टेलनॉर का 55 बिलियन है, और आप जो वैल्यूएशन है उससे मल्टीप्लाई करते हो 5 टाइम्स से, तो टोटल फेयर वैल्यू क्रॉसेस अ लॉट टाइम्स जो कि अभी ट्रेड कर रहा है, तो तकरीबन 60 से ऊपर की फेयर प्राइस बनती है। दैट्स अ कैलकुलेशन। अच्छा शंकर, ऑफ कोर्स आपने कुछ जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए हैं EV टू एबिटा, थोड़ा सा आसान करके हमारे व्यूअर्स के लिए समझा दें ताकि उनके समझ में आ जाए। देखें EV एंटरप्राइज वैल्यू यानी किस वैल्यूएशन पे कंपनी को वैल्यू किया जा रहा है। एबिटा इज़ मोर लाइक अ कैश फ्लो, कि कंपनी को कितना कैश जनरेट होगा ओवरऑल ऑपरेशंस पे, यानी उसमें हम डेट वगैरह का फैक्टर कंसीडर नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर एक चीज़ 100 की परचेज़ की है और एबिटा उसका 40 है, तो इसका मतलब है 40 रुपये बिजनेस कैन जनरेट फ्रॉम द ऑपरेशंस कैश फ्लो के फॉर्म में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्निंग्स। एबिटा इज़ मोर प्रोक्सी टुवर्ड्स द कैश फ्लोज। तो 100 रुपये की चीज़ में आप 40 रुपये साल के अगर बना लेते हो, तो दिस इज़ लाइक 2.5 ईयर्स, तो 2.5 साल में आप पे बैक कर सकते हो, यानी वो वैल्यूएशन हुई 2.5 टाइम्स। और ये वैल्यूएशन आज चल रही है टेलको कंपनीज़ में 6.7 टाइम्स ग्लोबली। फ्रंटियर मार्केट्स का डिस्काउंट लगाएंगे तो 5 टाइम्स, और जो PTC टेलनॉर को अक्वायर कर रहा है दिस इज़ लेस देन 2 टाइम्स। तो दैट शोज़ के हाउ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लोज फॉर द टेलनॉर वुड बी, और वो कितना जल्दी जो है इसको रिकूप कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद सिनर्जीज़ भी एक्सपेक्टेड हैं। आई थिंक दैट्स अनदर गेम चेंजर फॉर PTC, क्योंकि जब हमने वारिद और मोबलिंग की जब हमने डील देखी थी, तो उस वक्त जो जैज़ के एबिटा मार्जिन था दैट वाज क्लोज टू अराउंड 40-41%। जब एक्विजिशन की थी तो उसके बाद इमीडिएटली 47-48% का हमने नंबर देखा था। क्योंकि देखें एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में मर्ज होती है, एक्वायर करती है, तो उनके जितने भी टावर एसेट्स होते हैं वो भी मर्ज हो जाते हैं। तो जो ओवरलैपिंग लोकेशंस होती हैं टावर्स की, वो ज़ाहिर सी बात है उनकी फ़र्दर रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेजेस होती हैं, शेयर्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो अ लॉट ऑफ सिनर्जी कैन आल्सो बी एक्सपेक्टेड। तो यानी यहाँ से मज़ीद एबिटा बढ़ने के भी चांसेस हैं। अच्छा शहबाज, आप बताएं कि ऑफ कोर्स जैसे अभी शंकर ने बताया कि इस एक्विजिशन के बाद तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन अगर अभी हम जो करंट बिजनेस एनालाइज करें PTC का विदाउट टेलेनॉर, तो उसमें कोई ख़ास हमको जो है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो जो इसका भी ये बिज़नेस है, करंट बिज़नेस है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें अगर आप PTC की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तकरीबन वो 15 अरब का लॉस है, और ये लॉस तकरीबन 2-3 साल से आ रहा है। तो आई थिंक इसमें वैल्यू क्रिएशन वही है कि ऑफ कोर्स कि अगर 15 अरब का अगर लॉस है, और हम जो शंकर ने जो बात करी कि बिकॉज ऑफ हायर एबिटा, अगर आप देखें एबिटा इसका तकरीबन अगर आप लेटेस्ट नंबर्स देखें, सेकंड क्वार्टर के नंबर देखें, उसको एनालाइज करें, तकरीबन 60 अरब का एबिटा बन जाता है, राइट। सो अगर आप ये नंबर्स मर्ज कर दें, फॉर एग्जांपल आज मर्ज कर दें आपके PTC के अकाउंट्स में, तो तकरीबन उसके 3 रुपये का जो लॉस है फॉर द ईयर, वो इसकी तकरीबन 8 रुपये की अर्निंग बन सकती है पर शेयर के हिसाब से, तो तकरीबन 5 रुपये की अर्निंग हो जाती है। सो आप ये देखें कि कितनी वैल्यू क्रिएशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि PTC का लॉस तो है, और उसका मेजर लॉस की जो वजह है दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूफोन्स लोन्स। अगर तकरीबन देखें PTC की बैलेंस शीट में तकरीबन 200 अरब का प्लस का आपकी इंटरेस्ट बेरिंग लोन्स हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ से जो इनको पैसे मिलेंगे वो जैसे हाई पॉसिबिलिटी कि कुछ वो जो आपकी लेवरेज है वो भी आपका कम हो। तो आपको ये देखना चाहिए कि ओके यार आज तो ये PTC लॉस कर रहा है, बट इसमें वैल्यू एक्रीशन कैसे होगी
और कहाँ से आ सकती है। आज बैठ के हमें ये देखना है कि इन हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि जो लास्ट एक्विजिशन हुई थी या जो मर्ज हुआ था जैज़ और मोबाइल लिंक, राइट, उसकी भी जो EBITDA मार्जिन थे वो कितने मजीद बढ़ गए थे, उसका एवरेज रेवेन्यू कितना बढ़ गया था। जैसे शंकर ने भी बात करी कि जो एंटरप्राइज वैल्यू है या जो फेयर वैल्यू है जो PTC की बनती है आफ्टर एक्विजिशन ऑफ टेलीनॉर, तकरीबन वो 65 रुपये बनती है। अगर आप फेयर वैल्यू की बात ना करें, आप सिर्फ अर्निंग्स की बात करें कि आपकी सिंपल अगर टेलीनॉर की एक्विजिशन हो जाएगी तो वहाँ से सिर्फ 6 रुपये वहाँ से आ सकते हैं। तो आप ये समझें कि 3 रुपये का जो लॉस है PTC का वो 3 रुपये की अर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आगे जाके जो सिनर्जीज होंगी उसमें एक एडेड अर्निंग क्रिएशन होगी। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा लॉन्ग शॉट है, बट ये बहुत एक फंडामेंटल चेंज है कंपनी में कि गिवन कि इसका जो मार्केट शेयर है यूफोन का, जो फिलहाल प्रॉब्ली इज द 3rd लार्जेस्ट प्लेयर, वो 2nd लार्जेस्ट प्लेयर हो जाएगा। सो एक बहुत स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है PTC के अकाउंट्स में, जो इसकी जो वैल्यू एक्चुअल रिफ्लेक्शन अकाउंट्स में तो काफ़ी टाइम बाद नजर आएगी, मगर अगर आप अकाउंट्स को मर्ज करें और नंबर्स को रन करें तो ये एक काफ़ी वैल्यू एडिशन है फॉर द कंपनी। अच्छा शंकर, जैसे शहबाज ने कहा ना कि अभी करेंटली भी अगर हम देखें तो जो PTC लॉस में है उसमें यूफोन के जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोन्स नज़र आ रहे हैं। अब आप टेलीनॉर भी एक्वायर करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो भी आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा पहले ये बता दें कि उसमें कितना लोन ये लेंगे इसको एक्वायर करने के लिए। देखिए $400 मिलियन का लोन है, और जहाँ तक लॉस की बात है तो देखें वन ऑफ एक्सपेंस आया था इस साल, पेंशन एक्सपेंस, जो कि काफ़ी मोर लाइक जैसे नेशनल बैंक का पेंशन का केस था, तो इनका भी कोई पेंशन का केस पेंडिंग था, कोई 6-7 अरब रुपए का तो एक्सपेंस वहाँ से आया है। और इसके अलावा देखें जो एरेटिक करेंसी मूवमेंट्स थी ओवर द पास, तो उस वजह से भी आई थिंक एक्सचेंज लॉस का भी कोई एलिमेंट था। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में EBITDA PTC का इवन फ्रॉम द कोर ऑपरेशन जो आज वो काम कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, इन एब्सोल्यूट टर्म्स दैट हैज़ इंक्रीज्ड ऑन क्वार्टर बेसिस फॉर लास्ट 2 क्वार्टर्स। क्योंकि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो ARPU होता है, दिस इज़ द मेन रेवेन्यू इंडिकेटर फॉर द इंडस्ट्री, वो कोई 17-18% से बढ़ गया है ओवर लास्ट 2 ईयर्स। क्योंकि देखें ये इस तरह की इंडस्ट्री है जहाँ पे आप इमीडिएट चीज़ें पास ऑन नहीं कर सकते, योर कॉस्ट इंक्रीज कैन नॉट बी पास्ड ऑन वेरी इजीली। तो ग्रेजुअली हमने देखा है जो सुपर कार्ड पहले 500 का होता था तो वो आज जाके 17-1800 भी क्रॉस कर गया है। तो इस तरह से जो ग्रेजुअल EBITDA इंक्रीमेंट आता है उससे बज़ाहिर इनके जो अपने ऑपरेशंस हैं हमने देखा है। देखें PTC की ₹1.20 ₹1.30 वॉज अ सस्टेनेबल अर्निंग, और 2019 तक तो ₹1 का डिविडेंड भी जनरली इनका आता था। तो वो ऑपरेशंस उनके अगर हम देखें हिस्टोरिकल जो आज इश्यूज़ हैं वो उसमें इनके अपने यू बैंक के भी कुछ मसले हैं, यूफोन के भी, जैसे शहबाज ने लॉस बताया। तो आई थिंक डाउन द रोड गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि जो टेलीनॉर का EBITDA मार्जिन है इवन एग्जिस्टिंग, दिस इज़ डबल देन व्हाट PTC इज़ अर्निंग राइट नाउ। तो ये एक बड़ी वैल्यू क्रिएशन होगी फॉर PTC's कोर ऑपरेशंस, और वो पेंशन का एक्सपेंस नहीं होगा आगे चल के जो वन ऑफ था। तो आई थिंक ओवरऑल नंबर्स वुड बी पॉजिटिव डाउन द रोड। ओके अच्छा शहबाज से बताएं कि जो जैसे शंकर ने कहा ना कि जो कंडीशंस रह गई हैं वो कोई बहुत मेजर कंडीशंस नहीं हैं, तो ये आप क्या समझते हैं कब तक ये कंडीशंस भी जो है वो मीट हो जाएंगी और फिर फाइनल एक्विजिशन हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक हमने कंडीशनैलिटीज़ की बात करी बिटवीन PTC जो मर्जर जो हुआ है वो बड़ी ऑपरेशनल कंडीशनैलिटीज़ है, कोई इसमें कोई बॉटल नेक नहीं है। सो हमें लगता है कि ये कंडीशनैलिटीज़ को आई थिंक ये जो मर्ज अकाउंट्स होंगे आपके यूफोन और टेलीनॉर के, वो तकरीबन 1 से 1.5 साल तक आई थिंक रिव्यू होंगे, उसके बाद एक फाइनल अप्रूवल मिलेगा। बट ये है कि इंपॉर्टेंटली CCP ने अप्रूवल एक तरह से दे दिया है, बट अप्रूवल विद कंडीशनैलिटीज़ हैं, और जहाँ अगर आपको PTA का अप्रूवल आ जाएगा तो येस ये चीज़ और कन्फर्मेशन हो जाएगी येस कि इसमें कोई मजीद बॉटल नेक नहीं है। आई थिंक एक और मैं इंपॉर्टेंट बात मेंशन ये करूँगा कि यहाँ टेलीनॉर की एक्विजिशन तो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है टावर्स का। अगर आप देखें लेटली अभी एंग्रो ने तकरीबन 10,000 टावर एक्वायर करे हैं जैज़ से, राइट, एट अ प्राइस ऑफ अबाउट $563 मिलियन। वेराज अगर आप PTC की वैल्यूएशन में अगर आप देखें किस तरह इजाफा आ रहा है कि टोटल जो एक्विजिशन है टेलीनॉर की वो तकरीबन $400 मिलियन की है, और अगर उसके तो ये टावर्स इंक्लूडेड है, तो हमें लगता है कि इसमें तो ऑफकोर्स कुछ स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो सकते हैं बिटवीन द टावर्स, बट अगर आप ये देखें लग रहा है कि बार्गेन परचेज कि यहाँ सिर्फ वो टावर एक्वायर कर रहे हैं और यहाँ बेसिकली वो पूरा बिजनेस टेलीनॉर को एक्वायर कर रहे हैं। इट्स अ वेरी फेयर डील। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें ना, अगर सिर्फ EBITDA ही 60 अरब का है टेलीनॉर का, और पोटेंशियल चांसेस हैं कि यहाँ से ARPU भी बढ़ जाएगा, मजीद एफिशिएंसीज आ जाएंगी। सो जो पे बैक है अगर आप देखें, अगर 108 बिलियन की वैल्यूएशन है जिसमें वो एक्वायर कर रहे हैं और सिर्फ 60 अरब
अरब का बिड है, तो बेसिकली जो पे बैक पीरियड तकरीबन लेस दैन 2 years है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। सो गिवन कि ये नंबर्स ऑफकोर्स हमें आगे जाके नज़र आएंगे, और अगर मैनेजमेंट इसको एफिशिएंटली रन करती है और चीज़ें इंप्रूव करती हैं जो पोटेंशियली लग रहा है, तो इसमें बहुत गुंजाइश है कि कंपनी की जो भी फिलहाल लॉसेस में है वो मज़ीद प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ आने वाले रिजल्ट्स की। साजगार के रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट वीक। शंकर, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में? देखें, जो ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक सेल्स थी, हमने सितंबर के जो नंबर देखे थे, मोर देन 1400 यूनिट्स कंपनी ने सेल किए हैं, प्रोड्यूस भी किए हैं इतने यूनिट्स। तो आई थिंक जो रन रेट है वॉल्यूमेट्रिक सेल्स की, दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। एक आई थिंक जो इशू लास्ट क्वार्टर में हुआ था, दैट वाज अबाउट द ग्रॉस मार्जिन्स। ग्रॉस मार्जिन्स वर डाउन फ्रॉम 32% टू 25%। अगर हम 25% ग्रॉस मार्जिन्स कंटिन्यू लेके चलते हैं तो अर्निंग्स कुड बी मोर देन 75 रुपीज़ पर शेयर, एंड ग्रॉस मार्जिन्स बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो ग्रॉस मार्जिन कम हुए थे उसके पीछे कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट की तरफ से भी नहीं आई। बट एक ये भी डाउट है कि 1 जुलाई से जो NEV लेवी लगी थी, EV एडॉप्शन लेवी, उस वजह से 2% प्राइस इंक्रीज़ होनी थी, बट प्राइस इंक्रीज़ नहीं की मैनेजमेंट ने, तो ये ग्रॉस मार्जिन पे हिट भी ले सकते हैं। तो अगर 25 रिकॉर्ड नहीं किए, 23% रिकॉर्ड किए, तो अराउंड 72 रुपीज़ हम अर्निंग देख सकते हैं। लेकिन इन केस अगर ग्रॉस मार्जिन वापस चले जाते हैं 30s की लेवल पे, तो आई गेस वी कैन सी मोर देन 85 रुपीज़ अर्निंग्स पर शेयर। तो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अ डायनामिक सिचुएशन। अच्छा, ना मूविंग ऑन टू एग्रो फर्टिलाइजर, इसकी बोर्ड मीटिंग ट्यूसडे को है। थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं शंकर आप? देखिए, हमारी जो इन हाउस एक्सपेक्टेशंस हैं वो कोई 5 रुपये की हैं, और डिविडेंड भी 5 रुपये का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक इसमें वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ तो हमने इम्प्रूवमेंट देखी है, लेकिन कंपनी ने कोई 260-270 रुपये का डिस्काउंट दिया है यूरिया सेल्स पे। तो आई थिंक वो जो डीलर ट्रांसफ़र प्राइस है उसमें थोड़ी सी हिट ली है, बट ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक सेल्स की वजह से रिजल्ट वुड बी अ बिट बेटर टू अराउंड ₹5 पर शेयर, और डिविडेंड भी 5 रुपये का हम देख रहे हैं। आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट लेवल मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। आई थिंक जो फर्टिलाइजर का प्लांट था लास्ट क्वार्टर सितंबर में 15 दिन शट डाउन था बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस। तो नॉर्मली हमने देखा है जब ये प्लांट मेंटेनेंस शट डाउन होता है तो उसमें कुछ फिक्स्ड वन ऑफ कॉस्ट आती हैं, जिसकी वजह से जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन जो हम 5-5 रुपये की देख रहे हैं थोड़ी सी नीचे आ सकती है। बट यस, सीक्वेंशियली नंबर्स काफ़ी इंकरेजिंग है। बट आई थिंक आई एग्री विद शंकर के ऑफ जो नंबर्स हैं वो प्री बाइंग तो हो गई है फ्रॉम द डीलर फ्रंट, बट फार्मा के फ्रंट पे इतनी सेल्स नहीं हुई हैं। तो बिकॉज ऑफ हाई यूरिया डिस्काउंट्स हमें देखा है कि नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। बट ये इन्वेंट्री हम देख रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इन्वेंट्री और उनके प्रोडक्शन लेवल्स हैं वो काफ़ी अलार्मिंग लेवल्स पे हैं, और गवर्नमेंट को बाय एंड ऑफ दिसंबर कुछ डिसीजन लेनी पड़ेगी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स। अच्छा, लास्टली शंकर ये बताइए कि एक और डेवलपमेंट हुई थी आज से 2 हफ्ते पहले, वो था कि जो पावर सर्कुलर डेट की साइनिंग हो गई थी बैंक्स के साथ। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि फंड्स रिलीज़ कब होंगे? देखिए, मैंने भी 1-2 बैंक से चेक किया था, अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो भी यही है कि एज ऑफ नाउ CPPA को भी पैसे रिलीज़ नहीं हुए। बैंक्स पहले CPPA को रिलीज़ करेंगे, जो कि PHL का लोन रीस्ट्रक्चर होगा और फ्रेश इंजेक्शन होगा, और फिर CPPA जो है आगे पेमेंट रिलीज़ करेगा टुवर्ड्स द कंपनीज़। तो अभी तक ऐसा कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि क्यों बेसिकली अभी तक पैसे रिलीज़ नहीं किए गए। बट एक अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक बार चाइनीज़ IPPs के साथ कोई सेटलमेंट हो जाए तो वन टाइम कोई पेमेंट हो जाए सबको एक साथ, ताकि वो एक बार ही नंबर IMF को भी गो थ्रू करवा दें। तो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, और आपने चूँकि IMF की बात करी तो एक स्मॉल कमेंट ऑन IMF के जो अभी टॉक्स हुई हैं, उसके बाद जो स्टेटमेंट छोटा सा आया उसमें ही कहा कि अभी टॉक्स कंटिन्यू करेंगी। तो ये आप कब तक समझते हैं कि टॉक्स कंक्लूड हो जाएंगी? देखिए, लास्ट टाइम भी यही हुआ था। IMF की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 1 हफ्ते के बाद हुआ था। अगेन सेम वर्डिंग थी स्टेटमेंट की कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, टॉक्स विल कंटिन्यू वर्चुअली, और उसके बाद जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। तो उसमें 7 दिन लग गए थे। आज भी यही एक्सपेक्टेड है कि 7 से 15 दिन के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट बॉटलनेक्स नहीं है। अब उसमें आप देखें जैसे फ्लड के लॉस के एस्टीमेट्स रह गए हैं कि प्रोविंसेस की तरफ से फाइनल नंबर आ जाएं, और उसमें कितना रिलीफ ग्रांट करना है, क्योंकि उससे फिस्कल प्राइमरी बैलेंस सब नंबर चेंज होंगे आपके। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, इन केस अगर रेवेन्यू फर्दर शॉर्टफॉल चला जाता है, इवन अगर IMF नंबर रिवाइज करता है, तो व्हाट कंटिजेंसी मेजर्स गवर्नमेंट विल टेक, क्योंकि इस पर भी बड़ा स्प्लिट है बिटवीन द IMF एंड गवर्नमेंट के IMF चाह रहा है कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे FED बढ़ाई जाए,
और गवर्नमेंट चाह रही है कि लग्जरी आइटम्स पे बढ़ाई जाए। तो आई थिंक दैट्स अ कंसर्न। तो वंस दीज कंटिजेंसी मेजर्स विल बी फाइनलाइज तो उसके बाद आई थिंक देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। बाकी पाकिस्तान ने सारे क्वांटिटेटिव इंडिकेटिव क्राइटेरिया जो मार्च और जून के क्वार्टर के थे वो तो अचीव कर लिए थे, तो देयर शुड नॉट बी एनी वरी सिचुएशन आई थिंक। ठीक है, ओके शंकर, थैंक यू वेरी मच। चलें, थैंक यू सो मच शुजा। अब हम अगले हफ्ते के इवेंट्स पे नज़र डालते हैं। ऑफ कोर्स मंडे को करंट अकाउंट डेटा एक्सपेक्टेड है। ट्यूसडे को एग्रो फर्टिलाइज़र की बोर्ड मीटिंग है, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स जिस पर भी हमने बात भी की वो अनाउंस किए जाएंगे, और उस दिन पीआईबी ऑक्शन भी है। वेंसडे को बेस्ट पे सीमेंट और साजगार इंजीनियरिंग के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है, और सेम डे यूबीएल की भी बोर्ड मीटिंग है थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स के लिए, और वेंसडे को टी बिल्स ऑक्शन भी होगा। थर्सडे को फ्रीजलैंड कैंपिना एग्रो फूड्स की बोर्ड मीटिंग है थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए, फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा, और फ्राइडे को मेपल लीफ सीमेंट के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है, लेकिन वो 3:30 पे है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि शायद रिजल्ट अगले मंडे आए, और ऑफ कोर्स एज यूजुअल एसपीआई का डेटा आएगा। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वीक काफ़ी कंपनीज एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू हो जाएंगी। कुछ पे हम नज़र डाल लेते हैं। मंडे को डीजी खान सीमेंट एक्स खुलेगा, 20% का डिविडेंड है। सेम डे आरिफ हबीब लिमिटेड भी एक्स हो जाएगा। ऑन ट्यूसडे 14 अक्टूबर सितारा केमिकल्स जिसने 110% डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। एयरलिंक कम्युनिकेशन विल बी ट्रेडिंग एक्स ऑन द 14th एज वेल, 45% का डिविडेंड है। पीएसओ 10 रुपये का डिविडेंड है, ये 15 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा। मिलर ट्रैक्टर्स 15 रुपये का डिविडेंड है, ये भी 15 अक्टूबर को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। इसके अलावा गंदारा ऑटो और गंदारा इंडस्ट्रीज़ 100% के या 10 रुपये के डिविडेंड्स हैं, ये भी 15 अक्टूबर को एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको वर्बली बता दूं कि फ्राइडे को पाकिस्तान पेट्रोलियम जिसने 2.5 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया है वो एक्स होगा फ्राइडे 17 अक्टूबर को, और अटक रिफाइनरी भी फ्राइडे को ही एक्स डिविडेंड होगा, वहाँ पे 5 रुपये का डिविडेंड है। और अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। सो कैंडल टॉक में आज भी हम वेलकम कर रहे हैं शर्जील को, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं एट चेस सिक्योरिटीज़। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा फॉर हैविंग मी। अच्छा शर्जील, इस हफ्ते तो ऑफ कोर्स बहुत हमने मंदी देखी है, और पिछले हफ्ते जितनी तेज़ी हुई थी उतनी ही मंदी भी हो गई। अब ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि क्या लेवल्स होंगे। हमने जो लो बनते हुए देखा इस हफ्ते वो 1,62,411 का था, वहाँ से मार्केट थोड़ा रिबाउंड हुई, लेकिन क्लोजिंग 1,63,000 के करीब हुई है। तो अब बताइए कि यहाँ से मार्केट क्या लग रही है, अपसाइड पे कहाँ रेजिस्टेंस होगी, और क्या यहाँ से मज़ीद नीचे नज़र आती है मार्केट? बिल्कुल, हमने इस वीक मार्केट में काफ़ी नेगेटिव एक्टिविटी देखी है। ऑलमोस्ट 5 कंसेक्यूटिव सेशंस मार्केट ने नेगेटिव नोट पे क्लोज करा है। अगर आप मार्केट की रीसेंट एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें तो मार्केट अपनी इंटरनल थर्ड वेव में थी, जिसका इसने टॉप डिफाइन करा था फ्राइडे की, लास्ट वीक फ्राइडे की एक्टिविटी के साथ एट 170,000 के लेवल्स ऑलमोस्ट। उसके बाद से हमने देखा कि ये ड्रैग कर रही है, और जिस चैनल का ब्रेकआउट दिया था उस चैनल के अंदर मार्केट जो है वो वंस ट्रेड करना शुरू हुई। तो उसके बाद में मार्केट ने फर्दर जो है वो ड्रैग करा और अपनी इनिशियल सपोर्ट को अप्रोच करा, जो हम लास्ट वीक डिस्कस भी कर रहे थे कि 162,000 के लेवल्स की करीब हो सकती है। आज का लो भी बाय द वे अगर आप देखें तो 162,400 का था ऑलमोस्ट। तो 162,000 के करीब गोइंग फॉरवर्ड हमारी नेक्स्ट वीक इनिशियल सपोर्ट होगी। इस पे सस्टेन करना, इसके करीब सस्टेन करना मार्केट का जो है वो काफ़ी मार्केट के लिए काफ़ी क्रूशियल रहेगा। हाउएवर अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करती है तो उस सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि मार्केट फिर फर्दर ड्रैग करेगी और अपनी 156,000 की मेजर चैनल सपोर्ट को जो है वो अप्रोच करेगी। हाउएवर टुवर्ड्स द अपसाइड जो मार्केट की रेजिस्टेंस रहेगी वो चैनल के टॉप के करीब रहेगी, which can be around 170,000 के लेवल्स when market approaches the channel top। अच्छा, ये थोड़ा सा दोबारा बता दें कि अपसाइड पे रेजिस्टेंस कहाँ होगी पहली? अपसाइड पे मार्केट की जो मेजर रेजिस्टेंस होगी वो चैनल के टॉप के करीब ही होगी, नियर 170,000 के लेवल्स। इनिशियली हाउएवर मार्केट 167,000 के लेवल्स के करीब इनिशियली रेजिस्ट करेगी, ये एक माइनर रेजिस्टेंस होगी, और मेजर रेजिस्टेंस फॉलोड बाय दैट 170,000 के लेवल्स के करीब होगी। अच्छा शर्जील, ये जैसे आपने कहा ना कि अगर 162,000 का लेवल बहुत क्रूशल है, अगर ये ब्रेक हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो नेक्स्ट सपोर्ट इज़ 1,56,000। तो बीच में कहीं भी हमको कोई माइनर सपोर्ट नज़र नहीं आएगी? ये तो अगेन 6,000 पॉइंट्स हैं जो आप कह रहे हैं। माइनर सपोर्ट्स हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। अगर आप देखें तो मार्केट का ये काफ़ी रेलिवेंट चैनल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इंटरनली एक चैनल इन प्ले है सिंस एंड ऑफ जुलाई।
मार्केट उसके अंदर ट्रेड कर रही है, अपने टॉप्स जो है वो इस चैनल के टॉप के करीब डिफाइन करती रही है, और जब भी मार्केट नीचे आई है तो इस चैनल के बॉटम के करीब अपने लोज डिफाइन करें। इसके नीचे एक काफी क्लीन रेंज है मार्केट की, तो 162 2000 के लेवल्स वंस ब्रेक होते हैं तो मार्केट में हम मजीद लाइक 5 to 6,000 पॉइंट्स तक की जो है वो डाउनसाइड देख सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू सम इंडिविजुअल स्टॉक्स, अगर हम पहले अस्करी बैंक की बात कर लें तो इसके हवाले से बताइए कि बिकॉज हमने देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये काफ़ी नीचे आ गया था, 86 रुपीज़ तक आई थिंक ट्रेड हुआ, उसके बाद एकदम से इसमें बाइंग भी आई और ये 92 93 तक ट्रेड हुआ, तो इसमें कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, इसमें चार्ट्स क्या बता रहे हैं? अस्करी बैंक की जो एक्टिविटी है वो काफी सिंपल रही है, अगेन ये भी एक चैनल के अंदर ट्रेड करता रहे, और उस ओवरऑल चैनल के अंदर इसका एक इंटरनल चैनल रहा है, जिसके अंदर ये प्रोबेबली सिंस द स्टार्ट ऑफ अगस्त ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली अगर आप देखें तो आज के सेशन का जो इसका लो था दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड दिस इंटरनल चैनल बॉटम नियर 85 के लेवल्स, वहां से इसने बॉटम आउट करा और आज के सेशन में जो है वो रिकवरी शो करी। अब जो इसमें एक्टिविटी रहेगी वो कुछ इस तरह से रह सकती है, ये जो इसमें एक्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रह सकता है कि इन केस इफ देयर इज एनी डाउनसाइड तो इनिशियल सपोर्ट 86 के करीब रहेगी जहां पे एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। हाउएवर जो चैनल का टॉप है एट 96, वहां पे हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो, क्योंकि इसी तरह की एक्टिविटी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं रिसेंटली। हाउएवर अगर हमें गोइंग फॉरवर्ड चैनल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है विद गुड वॉल्यूम्स, तो उस सूरत में जो राइजिंग वेज का टॉप है दैट्स अराउंड 102 के लेवल्स, तो उस सूरत में हमें 102 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। मूविंग ऑन टू मेपल लीफ सीमेंट, मेपल लीफ की बोर्ड मीटिंग भी है नेक्स्ट वीक, इसके हवाले से बताइए कि इस पे चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं? मेपल लीफ सीमेंट अपनी 5 वेव की तेजी पूरी करके इसने टॉप लगाया था नियर 113 के लेवल्स, और इसमें ये काफी एक रेलेवेंट चैनल है जो इन प्ले है सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025। अगर आप देखें तो इस चैनल के टॉप के करीब ही इसने अपना टॉप डिफाइन करा और तब से ये एक करेक्टिव फेज में है। जब भी करेक्टिव वेव बनती है तो वो हमेशा ABC पैटर्न में बनती है, और हमने रिसेंटली ये देखा भी है कि इसने ए में जो है वो ए वेव में नीचे आया, उसके बाद जब ये बी वेव में ऊपर गया तो इसने अपना टॉप को ब्रेक नहीं करा, जो कि बी वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसके बाद इसने अपनी करेक्शन को एक्सटेंड करा और ये सी वेव में नीचे आ रहा है, तो ये ओवरऑल आई थिंक एक करेक्टिव वेव में है, जो मोस्ट प्रोबेबली हमें बॉटम आउट करती हुई नजर आ सकती है नियर 97 के लेवल्स, जो कि चैनल का बॉटम है। तो इन केस इफ इट गोइंग फॉरवर्ड इफ इट अप्रोचेस द चैनल बॉटम एट 97, तो वो एक अच्छी एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टुवर्ड्स द अपसाइड हम देखेंगे कि जब ये चैनल टॉप को अप्रोच करेगा एट 120, तो वो एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो सकता है। ओके शर्जील, मैं PSO पे दोबारा आपसे व्यू लेना चाह रहा हूँ। हमने ये पिछले हफ्ते कवर किया था और आपने अच्छी कॉल दी थी कि वंस 450 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो 496 तक ये जा सकता है। हमने देखा है ऑलमोस्ट 495 तक तो काम उसमें हुआ है, उसके बाद ये वापस नीचे आए। तो अब PSO के चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि यहाँ से मज़ीद अपसाइड है, 496 से ऊपर कहाँ इसकी प्राइस लगती है? PSO में हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि 450 वाज इट्स मल्टी ईयर चैनल टॉप एज वेल। 450 का हमें ब्रेकआउट लगता हुआ नजर आया था, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा एग्रेशन हो सकता है। वंस 450 के लेवल्स ब्रेक हुए थे, उसके बाद हमारे जो इनिशियल टारगेट्स है इंटरनल वेव 3 के, वो 496 के लेवल्स के करीब के थे। इस वीक का हाई भी बाय द वे ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल, लगभग यही लेवल्स PSO ने जो है वो लगाए। तो अब स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि 496 एक इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो सकता है, जो कि हमें नजर भी आया इस हफ्ते विद अ शूटिंग स्टार पैटर्न एट द टॉप। अगर ये डिप लेता है गोइंग फॉरवर्ड और 460 की रेंज, 460 के लेवल्स के करीब मिलता है, 460 से 465 की रेंज में, जहां पे ये अपने मल्टी ईयर चैनल को भी रीटेस्ट कर रहा होगा, प्लस ये अपने राइजिंग वेज, एक शॉर्ट टर्म राइजिंग वेज को भी रीटेस्ट कर रहा होगा, तो वो एक अच्छी एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टुवर्ड्स द अपसाइड 496 वुड बी इनिशियल रेजिस्टेंस, फॉलोड बाय दैट अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं विद गुड वॉल्यूम्स तो हम 545 के लेवल्स इसमें अप्रोच होते हुए देख सकते हैं, जो कि ऑल टाइम हाई वाले लेवल्स हैं। ठीक है शर्जील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब हम चलते हैं एक्सपर्ट टेक की तरफ। सो शहबाज, इस हफ्ते की मंदी के बाद आप क्या समझ रहे हैं, अब नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा? आई थिंक मेरा इनिशियल टेक तो यही है कि मार्केट विल कंसोलिडेट एट दिस लेवल्स, बिकॉज जब तक ये जियो पोलिटिकल अनसर्टनिटी रहती है, सो आई थिंक इन्वेस्टर विल बी कॉशियस ओवरऑल। सो माई टेक इज़ ओवरऑल विल बी अ कंसोलिडेशन और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हम देख सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि लास्ट वीक जो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग थी, वो आई थिंक लिक्विडिटी वाज ड्राइविंग द मार्केट, वो थोड़ी लिमिटेड हो गई। और जब तक आई थिंक इंश्योरेंस सेलर रहता है मार्केट पे,
तो मार्केट कैन कंटिन्यू टू टेक बी ऑन द बेरिश मोड। बट ओवरऑल ये इसमें अगर हम देखें कि हमने नीचे ये डिस्कस करा था, इसमें कोई इकोनॉमिक हेडविंड्स नहीं है, इट्स मोर टू डू विद लाइक पॉलिटिकल हेडविंड्स या जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी है। बट जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और जहाँ आप समझते हैं कि स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं और वो डिसेंट वैल्यूएशंस पे आ रहे हैं, वो आप आइडेंटिफाई करें एंड देन बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए ओवरऑल। राइट, आई थिंक ये जो हफ्ता हमने मंदी का देखा है उसमें ऑफ कोर्स जैसे शहबाज ने भी कहा ना, और मैंने शुरू में मेंशन किया था कि वन ऑफ द बिग रीजंस जो मार्केट में हमको बुल रन नज़र आया, 170 सीधा गया था पिछले हफ्ते, वो लिक्विडिटी थी। और मैंने एग्जांपल भी दी कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से लिक्विडिटी आ रही थी, और हमने देखा इस हफ्ते बिल्कुल ही लिक्विडिटी ड्राइव हो गई फ्रॉम म्यूचुअल फंड साइड, और इंश्योरेंस फॉर द सेलर्स, ब्रोकर सेलर्स थे, ऑफ कोर्स फॉरेनर्स तो सेल कर ही रहे और इंडिविजुअल्स खरीद रहे हैं। तो अब लिक्विडिटी ही ड्राइव करेगी। अब वी डोंट नो कि वो लिक्विडिटी कब आएगी। लिक्विडिटी जैसे कि शहबाज ने भी कहा, जब कोई स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ जाएंगे तो वहाँ हम दोबारा से एंट्री देख सकेंगे। और जाहिर है कि अभी रिज़ल्ट सीज़न शुरू हुआ है, अगले हफ्ते कुछ रिजल्ट्स हैं, अगले हफ्ते मज़ीद रिजल्ट्स की बोर्ड मीटिंग की डेट्स आ जाएंगी। तो आई थिंक सिलेक्टिव रहें, मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव रहें। जहाँ पे कोई न्यूज़, जैसे ये इस हफ्ते PTC की खबर आई, और वैल्यूएशंस जैसे शहबाज कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव होती हैं डिविडेंड यील्ड के बेसिस पे या प्राइस अर्निंग मल्टीपल के बेसिस पे, तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वंस अगेन, जो मैं बैंक्स और फर्टिलाइज़र की बात कर रहा था आज से 3 हफ्ते पहले, वो पिछले 2 हफ्तों में इतने तेज़ी से बढ़ गए कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हो गई। तो प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ रखें, और जो भी हमने टेक्निकल डिस्कस किया है, तो 1,67,000 एक क्रूशल लेवल होगा। उससे ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है दोबारा, तो फिर हम हो सकता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ देखें और दोबारा से 1,70,000 की तरफ इंडेक्स जाए। बट जैसे अभी शर्जील ने कहा, अगर 162,000 जो है वो ब्रीच हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर थोड़ा सा वेट एंड सी की अप्रोच रखें और मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दें। न्यूज़ पे रखनी होगी, और ये सारी चीज़ें देख के ही फिर आप मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीक स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।